नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़े कुछ खास खबरों के साथ। बड़ी खबर बता दें आपको, देहरादून से धामी सरकार को केंद्र से बजट मिला है। योजनाओं के लिए 1900 करोड़ रुपए का बजट धामी सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह बजट धामी सरकार को दिया है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का इसी पर आभार व्यक्त किया है, आभार जताया है। प्रदेश के विकास में ये बजट अब लगाया जाएगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, धामी सरकार को करोड़ों रुपए का बजट मिला है। 1900 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार ने मुहैया करवाया है प्रदेश सरकार को, धामी सरकार को। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बजट मुहैया कराने के लिए। और सीएम धामी का ऐसा कहना है कि प्रदेश के विकास में इस बजट को लगाएंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, सीएम धामी का नैनीताल दौरा आज रहेगा। विकास कार्यों की समीक्षा आज करते नजर आएंगे सीएम धामी। पेयजल, जंगल की आग को लेकर भी एक समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा रहने वाला है। आज दोपहर करीब 1 बजे नैनीताल पहुंचेंगे और यहां पर बैठकों का दौर रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठकों में शामिल होंगे और ये बैठकें होने वाली है कई मुद्दों को लेकर। कई मुद्दे जो समस्या बनी हुई है उत्तराखंड में, उनको लेकर, जो चिंता का विषय उत्तराखंड में इस समय बनी हुई है, उन मुद्दों को लेकर, उन चीजों को लेकर आज ये बैठकें होंगी, समीक्षा बैठकें होंगी। और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे, इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इसी को लेकर आज नैनीताल पहुंचने वाले हैं। दोपहर करीब 1 बजे नैनीताल पहुंचेंगे और पेयजल, विद्युत के मुद्दे, इन्हीं को लेकर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी के साथ जो बढ़ती वनाग्नि की घटनाएं लगातार उत्तराखंड में हो रही हैं, उसी को लेकर भी आज समीक्षा होगी, समीक्षा बैठक होगी। चलिए, और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए नैनीताल से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, संजय प्रसाद। संजय, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा रहने वाला है, बैठकें होंगी कई मुद्दों को लेकर। फिलहाल दौरे को लेकर अपडेट दे दीजिए और क्या कुछ तैयारियां की गई है नैनीताल में उनके आगमन को लेकर? जी, अगर बात की जाए सीएम धामी जी के दौरे की, तो लगभग 2 बजे का समय रखा गया है। जो टाइम अभी तक आया है उसमें 2 बजे का समय दिया गया है पुष्कर सिंह धामी जी के नैनीताल पहुंचने का। तो साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो रास्ते हैं उन पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस की निगरानी में है। और उसके साथ ही नैनीताल को जो है उसको चारों तरफ से सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। और साथ ही साथ बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक, सीएम धामी की बैठक इस लिहाज से भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है कि अभी हाल में जो अल्मोड़ा में वनाग्नि की घटना हुई, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई वनकर्मियों की, तो उसको लेके भी खासकर एक क्षेत्र में और सूबे में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो उसको लेके भी एक बड़ा एक्शन सीएम धामी की तरफ से देखने को मिला था। तो इस लिहाज से भी ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और साथ ही साथ पेयजल और सड़क की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी, उन व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भी सीएम धामी आज नैनीताल आ रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से बता रहे, बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। और इस दौरे के दौरान जो बैठकें होंगी वो भी वनाग्नि की घटनाओं को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। आपने बताया जिस तरह से अब बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे में मंथन करना कि कैसे वनाग्नि की घटनाओं को रोका जाए, क्योंकि घटनाएं तो लगातार हो ही रही है। और साथ ही में विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। जी बिल्कुल, अगर वनाग्नि की घटनाओं को देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में लगभग 30% वनाग्नि की घटनाएं ज्यादा हुई हैं और इसमें जनहानि भी बहुत ज्यादा हुई है। तो इसको देखते हुए शायद सीएम धामी वन विभाग को कोई जरूरी दिशा निर्देश देंगे। हालांकि उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 वन के उच्च अधिकारियों को निलंबित जरूर कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी जो ग्राउंड लेवल पर, ऑन ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं मनोबल इस घटना से जरूर गिरा है। तो उस मनोबल को बढ़ाने के लिए सीएम धामी अब कौन सी ऐसी टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं या कौन सा ऐसा मनोबल जो उनका कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जरूर काम करेंगे। क्योंकि वनाग्नि की घटनाएं जो हैं वो लगातार उत्तराखंड के जंगलों में जारी हैं। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए।
चलिए बुलेटिन में अब खबरों का रुख करेंगे। बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और कहां पर पार्टी को और काम करने की जरूरत है, इसको लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान सीएम धामी के साथ ही अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है। उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भी संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में सफल होगा। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव प्रबंधन चूंकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है। उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया। इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि तमाम कार्यकर्ताओं की बदौलत बीजेपी ने उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर हैट्रिक मारी है। अब निकाय और विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में हम तैयारी कर रहे हैं। ये बैठकें हैं चुनाव के उपरांत जो उत्तराखंड की जनता ने भारी बहुमत दिया है, 5 की 5 सीटें हम जीत कर आए हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री का सपना था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको परिपूर्ण करने के लिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो अनेक संकल्प लिए थे, उनको पूरा कर जो कार्य हमारे संगठन के लोगों ने सबका सहयोग लेकर किया है, उनकी समीक्षा भी थी, उनका धन्यवाद भी था। कल भी वही चर्चा हुई। फिर साथ साथ आगामी 2 बाई इलेक्शन भी हैं, उनकी भी चर्चा हुई। कॉरपोरेशन लोकल बॉडी के चुनाव आने हैं, उन पर भी चर्चा हुई है। और आज ही हुई प्रबंधन के अंदर जो लोग अन्य को विभागों पे काम कर रहे थे, उन सबकी समीक्षा भी होगी, उनका धन्यवाद भी होगा। ऐसा नहीं होता कि काम करा लिया उनको छोड़ दिया जाए, आज उनकी विदाई भी हो जाएगी, फिर नई कमेटी नए तरीके से बनेगी, ये सारा कुछ कार्यक्रम चलेगा। वहीं विधानसभा उपचुनाव प्रक्रिया को लेकर रणनीति को अंतिम रूप देते हुए नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी को बद्रीनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंगलौर विधानसभा पालक की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों उपचुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन प्रभारी और संयोजकों के नामों को भी तय किया गया। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने बड़े से बड़े कोई पदाधिकारी हो या छोटे कार्यकर्ता हो, सभी को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की उनकी जिम्मेदारी उनकी सुनिश्चित की जाती है। और हमारे उत्तराखंड राज्य में 2 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में। वहां पर हमारे नवनिर्वाचित दोनों सांसद निर्वाचित हुए हैं। आदरणीय अनिल बलूनी जी को, क्योंकि पौड़ी लोकसभा में बद्रीनाथ विधानसभा है, वहां पर उनकी उस विधानसभा की पालक के नाते उनकी जिम्मेदारी दी गई। वहीं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मंगलौर विधानसभा की पालक की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी को बद्रीनाथ के लिए और पूर्व मंत्री आदरणीय यतीशानंद जी को मंगलौर विधानसभा के लिए इसकी जिम्मेदारी दी गई है। रुड़की के मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी की ओर से करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया गया है। वहीं उपचुनावों को लेकर करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वे मंगलौर का कायाकल्प कर देंगे, उन्हें बस जनता के साथ की जरूरत है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। मेरे दिल में वही तमन्ना है कि इसका नक्शा बदल दूं, लेकिन उसमें आपकी मदद की और मेरे मंगलौर वासियों की जरूरत है मुझे, इसलिए बार बार मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ भी चाहिए। 3 दिन से रोटी भी नसीब नहीं हुई है अच्छे से। क्यों? कि उसका जो काम है, जो उसका आदेश है, वो करना है।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। वहीं इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि उपचुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम ये चुनाव शिद्दत के साथ लड़ेंगे। अगर कांग्रेस तैयार है तो हम तो उससे पहले तैयार हैं। हमारी सरकार चल रही है और हमको 2 सीटें और हमारी जुड़ने जा रही है, तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हम पूरी तरह तैयारी में हैं। अब चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं, अब चुनाव लड़ा जाएगा दमदारी से और देखेंगे कांग्रेस कितने पानी में है। निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। नहीं, देखिए, वैसे नगर निकाय के चुनाव समय पर हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार चुनाव को पीछे टालने का लगातार कार्य करती रही और मामला जब हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि जून तक जो है निकाय चुनाव संपादित करने का काम सरकार करे। लेकिन सरकार जो है चुनाव तो नहीं करा रही है, बल्कि उसका जो है कार्यकाल बढ़ाने का काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है चुनाव कराना चाहती है। न्यायालय में अपना प्रस्तुत करेगी सरकार, और मैं समझता हूँ अब तो सरकार के लिए बहुत अच्छा बहाना है कि बरसात है, बरसात में चुनाव नहीं हो पाएंगे। इसलिए जानबूझ करके कभी निकायों के परिसीमन में परिवर्तन करके फिर वोटर लिस्ट के माध्यम से, इन तमाम चीजों के माध्यम से जो है चुनाव को टालने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव को समर्पित मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही आशीर्वाद भी मांगा। चलिए अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बता दें उत्तराखंड में मौसम जल्द करवट ले सकता है। गर्मी से जल्द उत्तराखंड वासियों को अब राहत मिल सकती है। बता दें 19 जून को बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने यह बड़ा अपडेट जारी किया है। बारिश की संभावना है, मानसून अब दस्तक दे सकता है। पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम विभाग द्वारा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। इसी के साथ अब मानसून कभी भी कुछ ही दिनों में आगे 19 जून के आसपास उत्तराखंड में दस्तक दे सकता है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां अब उत्तराखंड वासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है। 19 जून को तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि अधिकांश हिस्सों में उत्तराखंड के अब बरसात शुरू होगी, बरसात का दौर शुरू होगा, मानसून दस्तक देगा और इसी के साथ जो गर्मी पड़ रही थी, इससे अब उत्तराखंड वासियों को जल्द राहत मिल सकती है। अब एक खुशी की लहर उत्तराखंड वासियों के बीच दौड़ेगी, गर्मी से राहत मिलेगी और बारिश का लुत्फ अब उत्तराखंड वासी उठाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि 19 जून ये जो तिथि बताई गई है मौसम विभाग द्वारा, इस तिथि के आसपास मानसून कभी भी उत्तराखंड में दस्तक दे सकता है। भारी बारिश के आसार, भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। अधिकांश हिस्सों में उत्तराखंड के पूर्व अनुमान ये जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, यहां पर बारिश के आसार जताए गए हैं। इसी के साथ चंपावत, नैनीताल में भी तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। ये पूर्वानुमान जारी किया है मौसम विभाग ने। जिस तरह से गर्मी का कहर लगातार उत्तराखंड में भी जारी था, उत्तराखंड के जो मैदानी इलाके हैं जैसा कि देहरादून, यहां पर गर्मी का कहर लगातार जारी था। गर्मी जिस तरह से अपना कहर बरपा रही थी, उससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लोगों को हो रही थी, इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, जिसके बाद अब एक राहत की सांस लोग ले पाएंगे। क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है कि अब जल्द मौसम उत्तराखंड में करवट ले सकता है। 19 जून से बारिश हो सकती है और मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है उत्तराखंड में। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए संवाददाता यशराज देहरादून से जुड़ गए हैं मेरे साथ लाइव। यशराज, फिलहाल जो खबर हम दिखा रहे हैं देहरादून में, उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर
बारिश के अनुमान अब जताए गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है, कभी भी तेज बारिश हो सकती है। जो कहर गर्मी बरपा रही है उससे राहत मिलेगी अब। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार उत्तराखंड सभी रिकॉर्ड तोड़ने नजर आ रहा है, क्योंकि गर्मी के कारण परेशानी और गर्मी मई महीने की यदि बात करें तो मई महीने में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी गई और वहीं जून महीने में भी रिकॉर्ड को तोड़ती हुई गर्मी नजर आ रही है। यदि रविवार की ही बात करें तो रविवार को गर्मी 43 डिग्री से ऊपर के तापमान पर पहुंच चुकी थी। तो देहरादून में, उत्तराखंड में इस बार की ये गर्मी जो है, काफी गर्मी लोगों को परेशान करते जा रही है, क्योंकि तपतपाती गर्मी, चिलचिलाती गर्मी है। इस गर्मी में लोगों को बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है। और वहीं आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से पूरा कड़ी धूप है और ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार जो है। लेकिन अभी मानसून सत्र को प्रवेश करने में 15 दिन अभी बचे हुए हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं ये गर्मी लोगों को परेशान करेगी। लेकिन मौसम वैज्ञानिक की यदि बात करें तो मौसम वैज्ञानिक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आगामी 2 से 3 दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। चाहे अभी बात करें मैदानी क्षेत्रों की, हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश या देहरादून की बात करें, तो यहाँ तो तपतपाती गर्मी है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी, पहाड़ी जिलों में भी काफी ज्यादा गर्मी वहां पर देखने को मिल रहा है। लोग इतने ज्यादा गर्मी के आदी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन गर्मी के कारण पानी की भी किल्लत की लोगों को परेशानी होने जा रही है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक के द्वारा जो बताया गया कि 2 से 4 दिनों में ये गर्मी से निजात मिल सकती है, तेज हवाएं चल सकती है और बारिश हो सकती है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों को राहत का संकेत दे रहा है और लोग अब चाह रहे हैं कि कितना जल्दी वो समय आए कि उत्तराखंड में बारिश हो और उत्तराखंड में तेज हवाएं चले। चुकी है गर्मी सिर्फ उत्तराखंड वासियों के लिए ही नहीं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि कल गंगा दशहरा का शुभ अवसर था, तो गंगा दशहरा के भी शुभ अवसर पर यदि बात करें तो रुड़की से लेकर के हरिद्वार और ऋषिकेश तक लंबी जाम लगी हुई थी। करीब 6-7 घंटे की लंबी जाम लगी हुई थी और लोग काफी परेशान हो गए थे। बहुत सारे यात्री बस से जो ट्रेवल कर रहे थे या ऑन बाय रोड जो ट्रेवल कर रहे थे, वो काफी परेशान हो चुके थे। बच्चे लोग काफी परेशानी हो रहे थे क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी थी। लेकिन लोगों को गंगा दशहरा में गंगा स्नान करना था, इसलिए वो लगातार गंगा स्नान करने आ रहे थे। और रात में भी इस गर्मी के कारण लोग अब क्या कर रहे हैं कि रात में गंगा स्नान करने को तैयार हो रहे हैं। लोग रात में गंगा स्नान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये गर्मी अपने आप में जरूर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या को लेकर आ रहा है, क्योंकि लगातार लोगों के मुंह से एक आवाज आ रही है, लगातार लोग कह रहे हैं कि प्रकृति का यदि दोहन करेंगे तो इस प्रकार से घटनाएं होगी। इसलिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए और सरकार को भी इस मुहिम पर ध्यान देना चाहिए, मुहिम चलाना चाहिए कि वृक्ष लगाया जाए। जहां से भी वृक्ष काटा जा रहा है उस जगह से यदि विकास के लिए वो वृक्ष काटना अति आवश्यक है, तो कहीं ना कहीं उस वृक्ष को काट करके दूसरे जगह कहीं जंगलों में, पहाड़ों पर लगाया जाए। और लोगों को भी दौरा यह होनी चाहिए कि लोग भी यदि वृक्ष काट रहे हैं अपने घरों को बनाने में या अन्य वृक्ष काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा वृक्ष या कहीं ना कहीं छोटा वृक्ष ही वो जरूर घर के आसपास भी लगाए। नहीं तो भविष्य में ये भी चेतावनी दी जा रही है कि इससे भी ज्यादा गर्मी हो सकती है। यह बात सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं, यह बात पूरे भारत में ये गर्मी की चर्चाएं हो रही है। लेकिन उत्तराखंड जो अपने पहाड़ी क्षेत्रों और हरी भरी वादियों के कारण जाना जा रहा है, यह इस बार की गर्मी लोगों को परेशान कर रखी है। लोग बाहर से जो आते हैं, चूंकि उत्तराखंड देवभूमि है, बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गर्मी के कारण बच्चे लोग काफी परेशान हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक लंबे समय के बाद अब उत्तराखंड वासियों को राहत मिलेगी और गर्मी के लंबे दौर के बाद अब बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बुलेटिन में। बता दें, हरिद्वार में फर्जी डॉक्टर, फर्जी हॉस्पिटल संचालित करने का मामला सामने आया है। मरीजों के जीवन के साथ इस फर्जी हॉस्पिटल में खिलवाड़ हो रहा है। फर्जी तरीके से ये अस्पताल संचालित किया जा रहा है। आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में फर्जी नेम प्लेट लगाए गए हैं। बिना डिग्री के अस्पताल जो है संचालित किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। फर्जी डॉक्टरों की भर्ती इस फर्जी अस्पताल में हो रही है। हरिद्वार के ग्राम धनपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरिद्वार के ग्राम धनपुरा में ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक फर्जी अस्पताल को संचालित किया जा रहा है। इस फर्जी अस्पताल में फर्जी डॉक्टरों की भर्ती हो रही है।
तो इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में